अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम के लाभ। किसी उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़कर बिना किसी क्षति के कार्य लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है दूसरा वाला, कम वोल्टेज पर काम करने वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त है, जैसे बल्बों की लड़ियाँ। ठीक है, अगर हमारा ज़्यादा वोल्टेज वाला होता कोई उपकरण, ठीक है, या कम वोल्टेज वाला उपकरण है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये वी वोल्टेज है तो ये जो वोल्टेज होती है, विभव होता है, वो बढ़ जाता है। ये नहीं है कि अगर ये हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है तो वो 220 वोल्ट ही रहेगा इसमें सभी में। ठीक है, नहीं तो एलईडी बल्ब फूक जाएगी। एलईडी बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वोल्ट की होती होगी, तो जिसमें एलईडी बल्ब में जितनी ज़्यादा लड़ियाँ लगी होंगी, जितनी ज़्यादा बल्ब लगे होंगे, उसमें विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा सभी में। अब ये नहीं होगा कि एक ही बल्ब को 220 वोल्ट चला जाए कि वो फूक जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारी जो लड़ियाँ होती हैं, इसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं और वो उसमें विभवांतर जो होता है वो बढ़ जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले उपकरणों के लिए सही है ये। समांतर क्रम के लाभ क्या हैं, बिजली की खपत कम होती है। कैसे, अगर हमारा यहाँ पर 220 वोल्टेज है, अब समांतर क्रम में आप कितने ही बल्ब क्यों ना लगा दो समांतर क्रम में, ठीक है, सभी के लिए जो वोल्टेज होगी वो 220 वोल्टेज ही खर्च होगी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे अच्छा लाभ है। उपकरण को बंद या चालू करने के लिए अलग अलग स्विच लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अलग स्विच लगा सकते हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। पर इसमें क्या है, अगर आपने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया तो एक साथ सारे बंद हो जाएंगे। पर इसमें क्या है, अगर इसको बंद करोगे तो सिर्फ ये बंद होगा, इसको बंद करोगे तो ये बंद होगा, इसको बंद करोगे तो ये बंद होगा। एक तरह से हमने प्रतिरोध जो बताया था, बल्ब बताया था, क्या बताया था, बल्ब बताया था। ठीक है, एक उपकरण के खराब होने पर अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारा ये वाला उपकरण खराब है, मान लो ये खराब हो गया, यहाँ से तार जल गया, तो ये चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे, ये खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलते रहेंगे। पर अगर हमारा इस श्रेणी क्रम जो होता है, अगर यहाँ से तार टूट गया, ब्रेक कर गया, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा, तो हमारा पूरी की पूरी एलईडी खराब। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक ये संयोजन घर आदि के लिए उपयुक्त होता है। जो घर में जो होता है संयोजन हमारा, वो कौन सा संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, जिसमें क्या है कि हर किसी उपकरण को 220 वोल्ट आसानी से मिल सके। ये नहीं है कि किसी टीवी को मिल रही है 10 वोल्ट, मोबाइल को मिल गई 220 वोल्ट, तो मोबाइल तो फूक जाएगा बेचारा। इसलिए जो उपकरण हमारा जो घर का जो होता है, वो सब संयोजन कौन सा होता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध बताना है। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा इसका, अगर इसका जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो तो सभी में विभवांतर बताना है, सभी में धारा बतानी है। इसमें विभवांतर कितना आएगा, इसकी धारा कितनी रहेगी, इसका विभवांतर कितना, इसकी धारा कितनी। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इन सब में तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तुल्य प्रतिरोध निकलेगा तो फिर तुल्य धारा निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा 1 ओम, ये हमारा 1 ओम, ये हमारा 1 ओम। ठीक है, अब हमारा जो सर्किट है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ पर है। 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 1 2 3, तीनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, इसको एक लाइन बनाइए सबसे पहले। ठीक है, ये नहीं है कि आप इन दोनों को पहले सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो इसके साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, समानांतर क्रम में। ठीक है, तो ये हम इसको मान लेते हैं, पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध आने वाला है, सपोज कर लो R3 आने वाला है, तो हम R3 बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/3, तो 1/1। तो R3 जो आया हमारा, वो कितना आया, 1 ओम आया। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 1 ओम। एक तो हमारा ये वाला लगा हुआ था ही, इन तीनों का कितना आया, 1 ओम। ठीक है, ये हमारा सर्किट इतना कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इन तीनों का कितना आया, 1 ओम। अब ये तीनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। चलो इनको भी लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ से 1, और ये वोल्टेज थी हमारी 1 वोल्ट। ठीक, 1 ओम ये और लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ, तो अब हमने इसको क्या किया, श्रेणी क्रम में लगाया। श्रेणी क्रम में इनका तीनों का कितना आया, 3 ओम। अब हम क्या करें, अगर इस तार को हम छोटा मान लें कि ये तार छोटा है, ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखाई देगा हमें, ऐसे ही तो दिखाई देगा, 3 ओम और 1 ओम। और ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में आ जाए तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 ओम, 1 वोल्ट ये। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध जो आया वो हमारा आया 4 ओम, और तुल्य जो विभव था वो तो हमारा 1 ओम था ही पहले से। अब हमें निकालनी है तुल्य धारा। क्या निकालनी है, तुल्य धारा। तो यहाँ से V = क्या लगा देंगे, IR, सिर्फ इतने सर्किट के लिए। तो V हमारा 1 ओम दे रखा है, I हमें निकालना है, R हमारा 4 ओम। तो
तो आई जो आई हमारी 1/4 आई, कितनी आई 1/4। तो यहाँ पर जो धारा बह रही है वो 1/4। तो अब हम चलते हैं बैक। तो यहाँ से जो धारा आई कितनी आई 1/4। तो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हमने क्या बताया था, श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा रहता है, समान रहता है। मतलब इस वाले प्रतिरोध के लिए 1/4 एम्पियर और इस वाले प्रतिरोध के लिए भी 1/4 एम्पियर। अब हमें यहाँ पर प्रतिरोध पता है, धारा पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका विभवांतर निकाल सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। ठीक है, तो V1 क्या आएगा, V1 = I/3। आई कितना हमारा 1/4 × 3। तो इस वाले में जो विभवांतर आया वो कितना आया 3/4। और धारा तो पहले से कितनी आ रही है इसमें 1/4। इसमें निकालेंगे V2 I/1, I 1/4 × 1। तो यहाँ से वोल्टेज कितनी आई 1/4। और इसमें धारा तो पहले से पता ही है हमें कितनी आ रही थी 1/4। तो वोल्टेज भी 1/4 और धारा भी 1/4। ठीक है, अब इस वाले सर्किट के लिए हमें पता है वोल्टेज कितनी आ रही है भाई साहब, वोल्टेज आ रही है इस वाले प्रपथ के लिए 3/4 और धारा कितनी है इसमें 1/4। अब हम बैक चलते हैं। अब ये 3 ओम था वो कौन कौन से प्रतिरोध से मिलकर बना हुआ है, इन तीनों से। ठीक है, ये 3 ओम है वो इन प्रतिरोधों से मिलकर बना हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज बनी हमारी, इन तीनों के बीच में जो वोल्टेज बनी वो कितनी आ रही है हमारी 3/4। और इस पूरे में धारा कितनी बह रही है, यहाँ इसमें 1/4 आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, जो हमने इन तीनों के बीच में वो जो विभवांतर है वो 3/4 वोल्ट का है और धारा कितनी है 1/4। अब ये तीनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर तो सब में क्या होगा, इन तीनों का, इन तीनों के बीच में तो हमारा विभवांतर हो जाएगा V 3/4। पर धारा इन सब में कितनी रहेगी 1/4 1/4 1/4। अब हमें प्रतिरोध पता है, धारा पता है, प्रतिरोध पता है, धारा पता है, प्रतिरोध पता है, धारा पता है, तो हम अलग अलग इनका विभवांतर भी तो निकाल सकते हैं। 3/4 है वो तो तीनों के बीच में है ना, तीनों का टोटल है, पर हमें इनका सेपरेट नहीं पता कि इसके बीच कितना है, इसके बीच कितना है, इसके बीच कितना है। तो हम इसको निकाल सकते हैं V = I/R। तो हमें V नहीं पता, इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको V3 मान लेते हैं। तो V1 I कितना 1/4, प्रतिरोध कितना 1, तो यहाँ पर कितना आया 1/4। ऐसे इसमें भी कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ऐसे इसमें कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आगे क्या ना, टोटल उतना ही। तो जो 3/4 जो था वो श्रेणी क्रम में बट गया थोड़ा थोड़ा, कितना 1/4 1/4 1/4। और धारा तो पहले से पता ही थी 1/4 है। और ये तीन, अब ये हमारा, अब जो 1 ओम था वो ये वाला था, ये वाला 1 ओम था, ये वाला ओम था। तो इसका हमें पता चल गया वोल्टेज कितनी आ रही है 1/4, धारा कितनी आ रही है 1/4। इसमें भी वोल्टेज कितनी आ रही थी 1/4, इसमें धारा कितनी आ रही थी हमारी 1/4। और इस वाला जो 1 ओम, ये वाला जो ओम था वो किन से मिलकर बना हुआ था, इन 3 ओम से मिलकर के बना हुआ था। ठीक है, इन 3 ओम से मिलकर बना हुआ था, जिसमें इन तीनों के बीच में जो वोल्टेज लगी हुई है वो कितनी आ रही है हमारी 1/4 और धारा कितनी आ रही है 1/4। ठीक है, 1/4। तो वोल्टेज अब इसमें 1/4 तो तीनों में रहेगी, वोल्टेज समांतर क्रम में वोल्टेज तीनों में एक जैसी रहेगी, परंतु धारा अब अलग अलग हो जाएगी। जो मेन धारा है वो हमारी 1/4 है, पर ये धारा बटेगी अब, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो इसमें कुछ धारा, इसमें कुछ धारा, इसमें कुछ धारा, परंतु विभवांतर इस 3 ओम के लिए भी 1/4, इस 3 ओम के लिए 1/4, इस 3 ओम के लिए भी 1/4 रहेगा। तो अब इसमें क्या निकाल सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं हम। तो V = हम फॉर्मूला लगाएंगे IR। तो V हमें इस ओम के प्रति कितना है 1/4, धारा हमारी निकालनी है, R कितना है 3 ओम, तो I कितना आया 1/4 × 3 1/12। तो यहाँ पर कितनी आई धारा 1/12। ऐसे इसके नहीं निकालेंगे तो वो भी उतनी आएगी 1/12, इसमें भी उतनी आएगी 1/12। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, इन तीनों का निकाला 1 ओम, इन तीनों को फिर देखा हमने कि श्रेणी क्रम में है, तो तीनों का श्रेणी क्रम में जोड़ दिया 3 ओम, और एक प्रतिरोध ये भी लगा हुआ था, इसको फिर श्रेणी क्रम में लेके आए, यहाँ से इनको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा। फिर हमने क्या किया कि जो तुल्य वोल्टेज थी, तुल्य हमने प्रतिरोध निकाला, फिर तुल्य धारा निकाल ली। जो तुल्य धारा जो आई हमारी वो क्या आई 1/4, 1/4। यहाँ से हमने इसमें फिर वोल्टेज निकाल ली कि कितना आएगा वोल्टेज। तो ये हमने निकाला वीवर 4 ओम,
इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब किसी चालक में अगर कोई धारा बह रही है तो अगर उसका ताप बढ़ने लग जाए या वो गर्म होने लग जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। अब चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, हम इसको गणना कैसे कर सकते हैं कि चालक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। माना किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है? आर है प्रतिरोधक का, ठीक है, तथा तार के सिरों के बीच में हमने विभवांतर कितना लगा रखा है? वी लगा रखा है। तब इसमें धारा अगर आई बह रही हो कितने समय के लिए? टी समय के लिए, तब तार में उत्पन्न ऊष्मा, तो तार में उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है परिपथ में निर्वेशित शक्ति, कितनी शक्ति लग रही है, और उसमें उसका समय, कितने समय के लिए हमने उसमें प्रवाहित किया है। तो परिपथ में निर्वेश शक्ति को दिखा सकते हैं पी से, और समय जो होता है हमारा वो होता है टी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमें अभी याद कर लेते हैं, शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू धारा। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वोल्टेज जो होती है वो धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, ठीक है। तो P इंटू टी, पी की जगह हमने लगाया VI, टी तो था ही हमारा, और V की जगह हमने लगा दिया IR। तो हमारा फॉर्मूला बना IR इंटू आई इंटू टी। तो I का I में मल्टीप्लाई कर दिया तो I² इंटू R इंटू टी। तो ये इसे बोलते हैं हम जूल का तापन का नियम। तो H बराबर क्या आया? I² R इंटू टी, ठीक है। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, और क्या बदलाव कर सकते हैं? I की जगह पर हम V तो हमने पहले लगाया था IR, अब हम लगाएंगे I की जगह V/R। तो V हमारा पहले से था ही, I की जगह हमने V/R लगाया, T तो था ही, तो T की जगह क्या आया हमारा फॉर्मूला? V²R/T। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बना, एक फॉर्मूला हमारा ये बना। तो आप चाहे एक फॉर्मूला याद कर लो VIT, तो पहले V की जगह IR लगा दो तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। दूसरी बार क्या करोगे? V को ऐसे ही रहने दोगे, I की जगह V/R लगा दो तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये रटना है H=VIT, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या आती है हमारी? H=I²R इंटू टी। अब जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो किस किस बात पर निर्भर करेगी? एक तो धारा पर निर्भर करेगी, दूसरे उसके प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, और तीसरा उसके समय पर निर्भर करेगी कि कितने समय तक के लिए हमने उसमें धारा प्रवाहित की। तो धारा, तो जो ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, धारा की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उसका जो गर्म होने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तार, ठीक है। अब इसमें नियत क्या रखना पड़ेगा हमें? एक तो R को नियत रखना पड़ेगा और T को नियत रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर धारा का मान बढ़ा रहे हो तो R को ऐसे ही रहने देना, मतलब उसका प्रतिरोध ऐसे ही रहने देना, और समय भी उतना ही लगाना है हमें। अब समय की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब टाइम बढ़ेगा तब भी उसका ताप बढ़ेगा या ऊष्मा बढ़ेगी उसमें। इसमें हम क्या नियत रखेंगे? I और R को नियत रखेंगे, एक साथ दोनों को चेंज नहीं कर सकते, दो चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रतिरोध की कैसे होती है? ये भी अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तब भी उसमें ऊष्मा, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा बढ़ेगी। जहाँ पर हमें अब क्या नियत रखना पड़ेगा? नियत का मतलब उनको बदलना नहीं है हमें। अगर हमारा प्रतिरोध बदल रहे हैं तो हम इसको, धारा को और समय को बदलना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। अब हमने देखा था विभवांतर हमारा फॉर्मूला क्या आया था? W/Q। एक अंक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है या विभव कहलाता है। तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू, और V बराबर हमने अभी अभी पढ़ा था IR। तो IR, Q की जगह हमने पढ़ाया था पहले लेक्चर में I इंटू टी। तो हमने V की जगह IR लगाया, Q की जगह IT लगाया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? I²R इंटू टी। तो वर्ग जो आया हमारा उसको हम लिखते हैं जूल को, जूल में। और एक हमारा फॉर्मूला होता है, एक कैलोरी बराबर हमारी जो होती है वो होती है 4.2 जूल। तो एक जूल हम लिख सकते हैं 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम क्या रख सकते हैं इसमें? V इंटू क्यू की जगह IT लगा देते हैं, क्यू की जगह IT लगा देते तो VIT बना हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं? I की जगह हम लगा दें V/R। V तो है ही ऐसे ही, I की जगह V/R इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला हमारा बना V²T/R, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको कैलोरी में लिखना है, जूल में लिखा हुआ है, जूल को कैलोरी में बदलना है तो 1/4.2 का डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? कैलोरी में बदल जाएगा। जैसे W बराबर आया था हमारा I²R इंटू टी जूल,
अब इसको कैलोरी में लिखना है तो अब इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी, क्योंकि 1 जूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जूल की जगह कैलोरी बट्टे 4.2। देखते हैं आगे, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, तथा ऊष्मा की मात्रा कैलोरी के रूप में की जाती है। माप किस में की जाती है, कैलोरी में की जाती है। तो एच बराबर हमारा फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2 या वी आई टी अपॉन 4.2 या वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लेते हैं क्या है। यदि चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्या, ये हमारा बिंदु है ए, ये हमारा बिंदु बी है, ठीक है, एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमें, इस इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से W क्या आएगा हमारा, V इंटू क्यू, क्यू इंटू वी लिखते हो या क्यू इंटू वी, और क्यू हमारा क्या है यहाँ पर E, तो इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, कितने वोल्ट का ले जा रहे थे हम, 1 वोल्ट वाले विभवांतर के पास ले जा रहे थे। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो हमने ये लगाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना निकला, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हम देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है ये उपकरण। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है ये हमारा बल्ब, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक से आसानी से पढ़ सकते हो आराम से घर पे। इसमें होता क्या है, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो तंतु जो होता है, इसे हम तंतु बोलते हैं, वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक समथिंग 34,000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जा करके गलेगा। ठीक है, ये कांच का खोखला गोला बना होता है, और ये टोपी जो होती है वो एल्यूमिनियम की टोपी होती है। साइड से 2 पिनें लगी होती हैं। ठीक है, और इस पर जो लगा होता है वो लाख लगी होती है, और ये जस्ते के टाँके लगे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजन है, आर्गन है, भरी होती हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति है क्या, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, P इक्वल टू VI, इसी को देखते हैं। अब इसे विद्युत सामर्थ्य भी कहा जाता है। विद्युत शक्ति को क्या बोलते हैं, विद्युत सामर्थ्य भी बोल सकते हैं। ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति। जो ऊर्जा है वो कितने समय में ख़त्म हो रही है उसे क्या बोलते हैं, या ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या बोलते हैं। दर एक तरह से समय का डिवाइड कर दो तो वो दर बन जाती है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इसको, विद्युत शक्ति। तो P बराबर, इसको हम दिखाते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं विद्युत ऊर्जा W/T। इसका मात्रा लिखेंगे जूल बट्टे सेकंड, या इसके लग सकते हैं वाट। क्या लिख सकते हैं इसको, वाट। इसे P से दिखाते हैं, इसका मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। P बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आया, W/T। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा W बराबर क्या था, VI/T या V²R/T या I²R इंटू टी। हम इन तीनों को फॉर्मूलों में इसमें लगा देते हैं। सबसे पहले लगा देते हैं VI/T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो पहला बना हमारा पूरा फॉर्मूला V इक्वल टू VI। अब हम लगा देते हैं V²R इंटू टी, V²T/R इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो दूसरा फॉर्मूला बना V²/R। आप इसको याद रखेंगे, इसी से सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। कैसे, V बराबर IR होता है, तो V की जगह IR लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। अगर आप I की जगह V/R लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, वाट विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। जो वाट होता है वो विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक। देखिए, वाट जो होता है विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। ठीक है, 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति पूछा जा सकता है MCQs में। ठीक है, 746 वाट। अब हम देखते हैं 1 किलोवाट घंटा या यूनिट, जो यूनिट बन के आती है आपके घर में, वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले कितने वाट यूज हो रहा है, कितने घंटे के लिए यूज हो रहा है और कितने दिन के लिए यूज हो रहा है, उसमें हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी यूनिट बन जाएगी। तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बट्टे दिन। ठीक है, जो वाट होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बराबर हमने अभी देखा था VI, तो हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर।
घंटा तो था ही पहले से ही, इंटू दिन बट्टे 1000। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वाट दे रखा है क्वेश्चन में, घंटे दे रखे, दिन दे रखे, तो हम यूनिट निकाल लेंगे आराम से। अगर आपको वाट की जगह वोल्टेज दे रखा हो, धारा दे रखी हो, घंटा दे रखा, दिन दे रखा, तब भी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर, ये हमने लिखा, इंटू घंटा। एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। तो 1000 इंटू 3600, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁻6। इसको हम 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं जूल। क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो हम 1 किलोवाट घंटा को दिखाएंगे किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो कोई पूछ ले कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल।